कर्नाटक का ये 11 दिन का हमारा एक टूर प्रोग्राम है जो 11 जुलाई से शुरू हुआ है और 21 जुलाई को बीदर में कंप्लीट होगा। इस वक्त जो हमारे दौरे का मकसद है वो एक तो ये कि अभी इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, नई सरकार बनी है और हालात में तब्दीली आई है, चेंजेस आए हैं। तो हम जमात इस्लामी हिंद का जो कैडर है उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनके सामने आज के हालात में क्या किया जाना चाहिए और इन हालात में हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं उस पर हम हमारे कैडर से भी बात कर रहे हैं। साथ ही हम इस मुल्क में जो सिविल सोसाइटी है और सोशल एक्टिविस्ट्स हैं और रिलीजियस लीडर्स हैं और समाज को, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाले जो अहम लोग हैं, उनके साथ भी इस दौरे में हर जगह हमने मुलाकात की है, इंटरेक्शन के प्रोग्राम हुए हैं और उनके साथ बैठकर बातचीत को हमारे मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ हम इस दौरे में ये कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे देश में सबसे जो ज़्यादा इस वक्त चीज़ें मुतासिर हुई हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं पिछले 10 सालों में उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ में इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, लिबर्टी एंड फ्रीडम, आज़ादी कि हर एक शख्स अपनी पसंद का मज़हब, अपनी पसंद की आइडियोलॉजी अख्तियार करे। तीसरा जस्टिस, सबके साथ जस्टिस हो, इंसाफ हो, अदल हो। और चौथा फ्रेटर्निटी, आपसी मोहब्बत, प्रेम और भाईचारा। ये चारों वैल्यूज़ काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुई हैं पिछले 10-12 सालों में, लेकिन हम समझते हैं कि इन चारों वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाली जो चीज़ है जिसको किया गया है वो है फ्रेटर्निटी, आपसी मोहब्बत, आपसी प्रेम, आपस के हमारे ताल्लुकात, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस दौरे में हम उसको मजबूत करने और उसको मजबूत करने के लिए सोसाइटी में, समाज में एक बेदारी लाने, उसके लिए हमारे कैडर को भी मोटिवेट करने और सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं उनको भी उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाने की सोसाइटी में हार्मनी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा जो डैमेज हुआ है उसको दुरुस्त करना है, बराबर करना है और उसको बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश करना है। जमात इस्लामी हिंद ने पूरे मुल्क में पिछले कई सालों से इस फ्रेटर्निटी और भाईचारे को मजबूत करने के लिए सद्भावना मंच कायम करने का एक पूरी मुहिम पूरे देश में चला रखी है पिछले कई सालों से। और जगह जगह अलग अलग मज़हब के लोग, सोसाइटी के समझ रखने वाले लोग, अमन पसंद लोग, उनकी टीम्स बना के सद्भावना मंच हम कायम कर रहे हैं पूरे देश में। और इस साल, इस पूरे 4 साल का जो हमारा मंसूबा है पूरे भारत का, उसमें 1000 सद्भावना मंच हम पूरे देश में कायम करने का हमने मंसूबा बनाया है। इसी तरह से धार्मिक लोगों को जमा करने, हम समझते हैं कि धर्म गुरुओं का, धार्मिक लोगों का आज भी हमारे देश में बहुत असर पाया जाता है और धर्म गुरुओं की बात लोग मानते हैं, जो अच्छे धर्म गुरु हैं, जो अच्छी इमेज वाले धर्म गुरु हैं। आजकल कई धर्म गुरु ऐसे भी हैं जिनकी तस्वीर अच्छी नहीं है, लेकिन जो सही माने में धर्म गुरु हैं, समाज जिनको फॉलो करता है और जो अमन पसंद और पॉजिटिव चीज़ों के लिए काम करने वाले, ऐसे धर्म गुरुओं को भी हम एड्रेस कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। और हमने नेशनल लेवल पर एक धर्म गुरुओं का एक फोरम, धार्मिक जन मोर्चा भी बनाया है जो पूरे देश में इस काम को बढ़ा रहा है। और स्टेट्स में, हर स्टेट में हम कोशिश कर रहे हैं कि धर्म गुरुओं का भी एक अलग से मंच हो। और आपके कर्नाटका में तो बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन अब
13 स्टेट्स में ये धर्म गुरुओं का मंच, जिसका नाम धार्मिक जन मोर्चा रखा है हमने नेशनल लेवल पर, और स्टेट में उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसका नाम रखा गया है। कर्नाटक में शायद उसका नाम धार्मिक सौहार्द वेदिके, धार्मिक सौहार्द वेदिके नाम से धार्मिक जन मोर्चा कर्नाटक में भी काम कर रहा है। तो इन पहलुओं से हम कोशिश कर रहे हैं, और नए हालात जो पॉलिटिकल चेंज हुए हैं उनमें सिटीजन्स की क्या जिम्मेदारियां हैं कि हम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको कैसे उनकी ड्यूटीज़ याद दिलाएं कि वो ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ इस मुल्क में अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं, और साथ ही आवाम को कैसे बेदार करें कि इस मुल्क में आवाम जो है, जमहूरी मुल्क में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल आवाम होना चाहिए। आवाम अगर जागरूक है, पावरफुल है, तो फिर सरकारें भी ठीक से काम करती हैं, सरकारें भी कंट्रोल में रहती हैं, पार्टियां भी कंट्रोल में रहती हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि आवाम को उनकी ताकत और क़ुव्वत याद दिलाई जाए कि असल मालिक इस मुल्क के जो हैं, असल जिनकी ताकत है वो आवाम की ताकत है, और आवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं असेंबली और पार्लियामेंट में, और उसी से हुकूमत बनती है। तो ये सब आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के सामने अकाउंटेबल हैं, आवाम के सामने जवाबदेह हैं। आवाम का ये हक है, आवाम का ये अधिकार है कि वो सरकार से पूछती रहे कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो अपनी ड्यूटीज़ ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। गलत कर रहे हैं तो आवाम उनको रोके टोके और उन पर दबाव बनाए, और अगर अपोजिशन पार्टीज़ भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से अदा नहीं कर रही है तो आवाम उन पर भी दबाव डालें। तो इस दौरे में और पूरे हमारे प्रोग्राम में आवाम को बेदार करना, आवाम को मजबूत करना एक डेमोक्रेसी में, और उनकी जो जिम्मेदारी है वो याद दिलाना, ये भी हमारे कामों में से एक अहम काम। महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले के एक गांव में एक मस्जिद पर कुछ शरपसंदों ने अटैक किया। उस बस्ती में भी आज सुबह ही महाराष्ट्र के जो जमात के वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनसे डिटेल में बात हुई, तो वहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ को लेकर कुछ लोग उस गाँव में, और उन्होंने न सिर्फ ये कि वहाँ के मुसलमानों पर अटैक किया, घरों पर हमला किया, और डर की वजह से बहुत से लोग घरों को छोड़कर, गाँव को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, और फिर जो मस्जिद थी उस मस्जिद पर भी अटैक किया, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि इस मुल्क में जो शरपसंद लोग हैं अभी भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, अभी भी उनके हौसले बुलंद हैं, और ऐसे वाक़यात और ऐसे कानून हाथ में लेने के जो वाक़यात हैं वो तभी होते हैं जब शरपसंदों को और एंटी सोशल एलिमेंट्स को, नफ़रत फैलाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको ये यकीन होता है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तभी वो ऐसा करते हैं। और हम देख रहे हैं अभी तक कोई ऐसी नुमाया कार्रवाई उनके खिलाफ़ नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने और वहाँ के लोगों ने कहा है हम इसको देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं कौन लोग हैं, क्या हैं, और लोगों का दबाव है, लेकिन ये हम सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक शर्म की बात है। और ये एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अटैक है, ये सिर्फ मस्जिद पर अटैक नहीं है। हुकूमत का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हुकूमत का काम है अमन अमान कायम करना, हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि लोगों की जान माल और इबादत गाहों की, घरों की हिफाजत करना। लेकिन हुकूमत के होते हुए अगर शरपसंद लोग घरों में, गाँव में घुसकर इस तरह करते हैं तो इसके माने ये है कि वो हुकूमत पर अटैक कर रहे हैं, तो ये हुकूमत की नाकामी है एक तरह से। तो ख़ास तौर से हम इसको स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशली ज़िम्मेदार ठहराते हैं, और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1000 लोगों की भीड़ को कोई जमा करके गांव में लाता है, और वहाँ के अगर पुलिस को और इंटेलिजेंस को इतना मालूम नहीं होता है तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है। इसके माने सिर्फ फेल्योर नहीं है, वो फेल्योर नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत का इन्वॉल्वमेंट है वो। तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक अलामत है ये। और अपोजिशन पार्टीज़
जो हैं उनको भी हम इस मौके पर ये बात कह रहे हैं और हमारे लोग भी वहाँ कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर सिर्फ मुसलमानों को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, बल्कि आम हिंदुओं का आवाज़ उठानी चाहिए, आम सियासी लोगों का आवाज़ उठानी चाहिए कि आखिर इस मुल्क में कानून चलेगा या शरपसंदों की मर्जी चलेगी। तो ये एक तरह से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, लॉ एंड ऑर्डर के निज़ाम पर, हुकूमत पर हमला है। ये सिर्फ एक मस्जिद पर और मुसलमानों पर हमला है, इसको समझना बहुत छोटी चीज़ होगी। तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और मुझे लगता है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारी टीम वहाँ पहुँच चुकी है और वहाँ जो कुछ किया जा सकता है वो कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रही है, रिलीफ का काम भी शुरू किया है, वहाँ पे जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनको करने का सर्वे का काम भी वहाँ हो रहा है। लेकिन ये जो घटना है इसको एक घटना नहीं मानना चाहिए, ये एक मेंटलिटी है जो अभी भी इसका सख्ती से इस मेंटलिटी को कंट्रोल करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है असल। तो ऐसा लगता है कि इस फैसले को देने में भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है और जो पर्सनल लॉ में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस का लिहाज नहीं रखा गया है और सिर्फ 125 सेक्शन को इंडिपेंडेंटली लागू नहीं किया जा सकता, जबकि इस मुल्क में और दूसरी दस्तूर में जो सेक्शंस हैं उनको सामने रखते हुए ये फैसला होना चाहिए था। लेकिन ये फैसला कोई पहला फैसला नहीं है, मीडिया इसको इस तरह बता रहा है जैसे पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसे हाई कोर्ट में और अदालतों में 1986 में ये कानून बना था, शाहबानो के केस के बाद पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके कानून बनाया गया था और उसकी रोशनी में इसके ख़िलाफ़ फैसले बराबर आते रहे हैं और मुसलमान उसके ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार करते रहे और कानूनी कार्रवाइयाँ भी करते रहे। तो इस मामले में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है और चूँकि ये सीधा सीधा पर्सनल लॉ पर लॉ में इंटरफेरेंस है और हम इसको दस्तूर के भी ख़िलाफ़ मानते हैं इस फैसले को कि ये फैसला दस्तूर की जो स्पिरिट है उसके भी ख़िलाफ़ है, जिसमें हर गिरोह को अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी दी गई है। तो इसके ख़िलाफ़ अपील में जाने की बात तय हुई है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें लीगल इसके ख़िलाफ़ अपील करेगा और पहले भी फैसलों में अपील की जाती है। ये काम आज से नहीं हो रहा है, जमात इस्लामी हिंद इस देश में पिछले 76 सालों से काम कर रही है। जमात का नेटवर्क, जमात जो है नेशनल लेवल से लेकर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल तक और छोटे छोटे गांव और बस्तियों में जमात का हमारा कैडर है, कारकुन है। और फिर ये काम सिर्फ जमात के लोगों को नहीं करना है, बल्कि जमात के लोग बस्ती के लोगों को, आवाम को साथ लेकर, सिविल सोसाइटी के लोगों को साथ लेकर उनमें ये काम, उनके ज़रिए से ये काम अंजाम देते हैं। अवेयरनेस का काम स्टूडेंट्स और यूथ में, आपके कैंपसेज में हमारी स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट है, तो नौजवानों में उनके थ्रू काम होता है। गर्ल्स में GIO हमारा एक फोरम है, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो गर्ल्स में वो इस काम को आगे अंजाम देते हैं। ख़वातीन और लेडीज़ का हमारा अलग से हर जगह एक्टिव शोबा है, लोकल लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक। तो ख़वातीन में वो ख़वातीन काम करती हैं। तो इस तरह हमारा कैडर पूरे समाज से कनेक्ट होकर उनको साथ लेकर काम करने की कोशिश करेगा, कर भी रहा है। लेकिन अब कोशिशें और तेज़, ऐसा नहीं कोशिशें अब तक नहीं हो रही हैं, लेकिन अब हम समझते हैं कि कोशिशें ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर। इस पर हमने मरकज़ में जो हमारी मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हेडक्वार्टर में हर महीने के फर्स्ट सैटरडे को, अभी 6 जुलाई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को भी सामने लाया गया था कि जो 3 लॉ जो नए लाए गए हैं, हालांकि जो पुराने लॉज थे उनको अमेंड किया जा सकता था और उसी में तरमीमात की जा सकती थी, मगर इस हुकूमत ने एक काम तय किया कि उनको पूरी तरह ख़त्म करके एक नए लॉ लाया गया, उनको नया नाम भी दिया गया, हिंदी में नाम दिए गए। जबकि देश जो है, पूरा देश हिंदी नहीं समझता है, तो एक नाम चेंज किया गया। दूसरा, इतना अहम तब्दीली लाने के लिए पार्लियामेंट में बहस नहीं की गई। बिना बहस के जब 145 पार्लियामेंट के मेंबरान सस्पेंडेड थे, उस ज़माने में आप इतने बड़े तब्दीली लाकर एक नए कानून बिना बहस के पास करते हैं। तीसरा ये कि इसमें जो कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं वो
हम तो समझ रहे थे कि नए कानून आएंगे तो पुलिस को जवाबदेह बनाया जाएगा, पुलिस जो गलतियां करती है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पुलिस को और ज़्यादा पावर्स दे दिए गए हैं इसमें, और कस्टडी में रखने की छूट जो है वो और लंबी कर दी गई है, और बाज़ केसेस में बेल को और ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है, जबकि बेल तो लोगों का राइट है, बेल ना होना एक एक्सेप्शन है, ये अदालत भी मानती है। और टेररिज्म का जो दायरा है, टेररिज्म की डेफिनेशन है, उसके दायरे को इतना लूज़ कर दिया गया है कि किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी आप टेररिज्म से जोड़कर उसके खिलाफ बहुत सख्त किस्म की कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आवाम के ह्यूमन राइट्स, सिटीजन राइट्स को इसमें बहुत कमज़ोर किया गया है, और पुलिस को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, पुलिस को के पावर्स को ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो हमें लगता है कि इन कवानीन को गलत तरीके से पास किया गया। जो तब्दीलियाँ आई हैं उनमें बहुत सी तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो बहुत ख़तरनाक है हमारी निगाह में। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक कमेटी के सामने ये पूरे तीनों लॉज पेश हों, पार्लियामेंट दोबारा इसको डिस्कस करे और इसको बाकायदा पार्लियामेंट में डिबेट और बहस करने के बाद नए कानून लागू किए जाने चाहिए। हालांकि 1 जुलाई से उन्होंने इसको लागू कर दिया है, तो हम उस वक्त भी इसकी हम मजम्मत और मुखालिफत करते रहे। अभी भी हमारा ये मुतालबा है कि ये कानून सिटीजन्स के लिए फेवरेबल कानून नहीं है, ये पुलिस स्टेट की तरफ हमारी हुकूमत को ले जाना चाहते हैं। पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर्स देने का प्रोविज़न इन नए कानून में पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। इसके ज़रिए से अपने खिलाफ लोगों को दबाना चाहती है, और जो भी हुकूमत पर जो क्रिटिसाइज़ करे, हुकूमत के जो खिलाफ हो, उसको पुलिस के ज़रिए से आप कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों की आज़ादी को आप लिमिट करना चाहते हैं। तो ये हम एक डिक्टेटरशिप की तरफ और पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस आज़ाद नहीं है, पुलिस अगर आज़ाद होकर कानून के मुताबिक काम करे, ये तो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, लेकिन आजकल पुलिस जो है वो स्टेट का एक टूल बन गई है, पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक टूल बन गई है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कमज़ोर करने का और उनके साथ सख्ती करने का एक टूल पुलिस बन गई है। ऐसे हालात में अगर आप पुलिस को और ज़्यादा पावर्स देंगे तो ये इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, जबकि होना ये चाहिए कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए, उनकी गलतियों पर उनके खिलाफ भी मुकदमा होने का प्रोविज़न होना चाहिए। कोई पुलिस गलत इन्वेस्टिगेशन करके बेगुनाह आदमी को जो है सज़ा देती है और आगे कोर्ट जाके उसको बरी कर देता है, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी सैकड़ों की तादाद में ऐसे नौजवान हमारे मुल्क में अरेस्टेड हैं जिनके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अभी तक इल्ज़ाम साबित भी नहीं है। कई मामलात में कई साल हो गए मगर अभी तक उनकी जो है वो सुनवाई शुरू नहीं हुई है। पूरी तरह से उनके चार्जशीट जो है वो पूरी तरह से फ्रेम नहीं हुए हैं। एक चार्जशीट के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट लाकर और केस को बहुत तवील किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी ज़्यादतियाँ, ये पुलिस के गलत इम्प्लीमेंटेशन और मिसयूज़ ऑफ लॉ, इसके ज़रिए से अभी भी हो रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो हम समझते हैं कि नए कानून में पुलिस को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए कि पुलिस के अफसरान भी अगर कोई चूक करते हैं, गलती करते हैं और उनकी वजह से किसी मासूम को तकलीफ़ होती है, सज़ा मिलती है बेगुनाह को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज पुलिस अफसर के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराना चाहे, पुलिस अफसर के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहे तो इतना आसानी से वो FIR और शिकायत जो है वो रजिस्टर नहीं की जाती। जैसा कि मोहतरम नायब अमीर जमात सलीम इंजीनियर साहब ने बताया है, मुल्क के हालात में एक तरफ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान हम-आहंगी और अमन और भाईचारगी की फ़िज़ा को प्रमोट करने के लिए जमात की जो कोशिशें हैं उसको मुस्तहकम करने की हमारी ये जद्दोजहद है। दूसरी तरफ फ़िस्तायत का जो ख़तरा पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले शिद्दत से महसूस किया जा रहा था, किसी दर्जे में इस इलेक्शन में उनको सेटबैक हुआ है, कुछ ब्रेक सा लगा है।
ये यहाँ के डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी की, यानी एक लाइव डेमोक्रेसी होने का एक सबूत भी है। और अपोजिशन के लिए नंबर्स न सही मगर एक मॉरल विक्ट्री एक हैसियत में है। सो इंडिया के सही नैरेटिव को एक हैसियत से यहाँ तक़वियत मिली है। इस बात की ज़रूरत है कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, जारी रखा जाए। फिस्तायत कमज़ोर ज़रूर हुई है मगर फिर भी हुकूमत में है और उनके एजेंडे पर काम जारी है। चुनांचे फिस्तायत का मुकाबला अवामी ताकत से, इंडिया के सही नैरेटिव को बिल्ड करने के ज़रिए से और सिविल सोसाइटी को और यहाँ के सभी तबक़ात को उनको जागरूक करने से, उनको उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने से ये बात मुमकिन हो सकती है। चुनांचे ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव की बात हो, मॉरल वैल्यूज़ की बात हो, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की बात हो और लोगों के दरमियान, यहाँ के समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान तालमेल की बात हो। इसी मकसद को बयान करने के लिए इसके सिलसिले में एक तरफ जमात से जुड़े हुए लोगों को भी और दूसरी तरफ मिल्लत को और समाज के दीगर तबक़ात को भी मुतवज्जे करने के लिए ये हमारा दौरा चल रहा है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कामयाब प्रोग्राम हुए हैं। सद्भावना मंच पहले से कर्नाटक में 15-20 मकामात पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। तवक्को है कि इस दौरे के बाद इस एक्टिविटी में और तेज़ी आएगी और यहाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान हम आहंगी पैदा करने में एक अहम किरदार अदा होगा।